नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड क्लास 10th जो बच्चे पास कर चुके हैं अब वो क्लास 11th में आ चुके हैं और उसी के लिए मैं इतिहास का सिलेबस लेकर आया हूं कि किस प्रकार से आप लोगों का इतिहास का सिलेबस होने वाला है। तो चलिए बच्चों आते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग इसमें चर्चा करें कि आप लोगों का ठीक है जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इतिहास का जो पेपर है वो कितने अंकों का आएगा, मिनिमम आप लोगों को कितने लाने हैं, कितने बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं, कितने अति लघु उत्तरीय आने हैं, कितने लघु उत्तरीय आने, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वहां पर आने हैं और मानचित्र व ऐतिहासिक घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से यहां पूछे जाएंगे, उसी पे हम लोग सबसे पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग देखोगे प्रश्नों के प्रकार की, तो यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐतिहासिक घटनाक्रम से संबंधित, मतलब कोई भी एक डेट दे दी जाएगी, जैसे 261 BC दे दिया, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, एक कोई भी डेट दे दी जाएगी, उसके बारे में ऐतिहासिक घटनाक्रम आप लोगों को वहां पर लिखना होगा। तो बच्चों इस प्रकार का फॉर्मेट होगा। अब बात करें बहुविकल्पी प्रश्न किसने आएंगे, तो बच्चों 10 आएंगे और एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, मतलब टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब बहुविकल्पी मतलब MCQ, यहां पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, इनकी संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी, ठीक है, और एक अति लघु उत्तरीय 2 अंक का होगा, मतलब 5 × 2 की बात करें तो 10 नंबर का आप लोगों का यह भी हो जाएगा। लघु उत्तरीय की बात करें, ऐसे क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन की संख्या हम लोगों को देखने को मिलेगी 6। कितनी देखने को मिलेगी, 6। और एक क्वेश्चन की हम लोग बात करें कितने नंबर का हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो 5 नंबर का। कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 5। तो 5 × 6 से हम लोग कर देंगे तो ये 30 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को यहां आते हुए दिखाई देंगे। फिर बात करें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, किसकी बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चों 3 आएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो 10। तो 3 × 10 की बात कर ले तो टोटल 3 प्रश्न, मतलब 30 नंबर के आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां पर आएंगे। मानचित्र संबंधी क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चे, तो ये भी 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5। और एक कितने नंबर का होगा, तो 2। तो ये भी हम लोग इसको भी इंटू करें तो 5 × 2 मतलब 10 आप लोगों से मानचित्र संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐतिहासिक घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 10 आएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 1 नंबर का होगा, मतलब टोटल यहां से भी कितना पूछा जाएगा बच्चों, 10। तो आप लोग देखोगे इसका कुल योग कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप लोगों का इतिहास का पेपर कितने अंकों का हो जाएगा बच्चे, 100 अंकों का हो जाएगा, जिसमें से आप लोगों को न्यूनतम कितने लाना अनिवार्य है, तो 33% लाना अनिवार्य है। अब इसमें हम लोग आगे चल के चर्चा करें बच्चे, इसमें अब हम लोग आगे चल के चर्चा करें कि आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है सिलेबस, इसको देखें। तो बच्चों जो पहला अनुभाग जो होगा उसमें आप लोगों को प्रारंभिक समाज पे चर्चा करनी है। प्रारंभिक समाज, ठीक है, इसमें आप लोग चैप्टर नंबर 1 देखोगे ना बच्चे, तो इसमें प्रारंभिक जो शहर रहे, वहां की जो लेखन कला रही, शहरी जो जीवन रहा, जैसे इराक के अंदर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के विशेष संदर्भ में, मतलब बच्चों यहां मेसोपोटामिया आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में हम लोगों को यहां पर अध्ययन करना है सिलेबस के अंदर, क्योंकि इराक के अंदर कौन सी सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो मेसोपोटामिया का हम लोगों को शहरों का विकास देखना है, यहां प्रारंभिक शहरों के समाज की प्रकृति कैसी थी, ठीक है, इसी पे हम लोगों को परिचर्चा भी करनी है, ठीक है, यहां की लेखन कला के विकास के संदर्भ में भी हम लोगों को इसकी चर्चा करनी है। तो A to Z आप लोगों को अली सर के द्वारा यहां पर पढ़ाया जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों की कक्षा 11 की भी, ठीक है, तैयारी करवाई जाएगी। 1 शॉट में एक चैप्टर को मेरे द्वारा आप लोगों को पूर्ण रूप से यहां पर कंटेंट दिया जाएगा। इसके बच्चों आप लोगों को अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और MCQ भी करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुभाग 2 की बात करें, ठीक है, ये पूरा साम्राज्य से संबंधित होगा, एम्पायर, मतलब चैप्टर नंबर जो 2 हो जाएगा आप लोगों का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य कौन सा था, तो रोमन साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, कहां तक, तुर्की। आप लोग इंग्लैंड से लगा के देखेंगे तो आप लोगों को तुर्की तक लगा हुआ दिखाई देगा और इसकी 2 राजधानी थी,
एक रोम और एक कस्तुनतुनिया। तो पूरा 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोमन साम्राज्य की इस पे बात करना है। कब से कब तक? 2700 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के आसपास के संदर्भ में आप लोगों को यहां बताना है। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक विकास पे चर्चा करना है, वहां की आर्थिक समृद्धि कैसी थी यह बताना है आप लोगों को, धार्मिक सांस्कृतिक आधार क्या था वहां का, और वहां की उत्तरजीविता कैसी थी। ठीक है, और परिचर्चा में दास प्रथा के विभिन्न आयाम हम लोगों को यहां चर्चा करनी है। तो इस चैप्टर में इतनी चीजों की यहां पर आप लोगों को चर्चा करनी होगी। तीसरा चैप्टर क्या कहता है आपके सिलेबस का? तो तीसरे चैप्टर में बच्चों आप लोगों को मंगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मंगोल। ठीक है, मंगोल यहां पर लिखा है बच्चे यायावर। यायावर का मतलब होता है खाना बदोश। खाना बदोश मतलब जो अपने खान पान के लिए, ठीक है, जो दिन भर जो चीजें कलेक्ट करते हो, शिकार पे डिपेंड हो, ठीक है, खाना बदोश। ठीक है, तो देखोगे 13वीं से 14वीं शताब्दी के मंगोलों के विशेष संदर्भ में, मैंने कहा ना ये चैप्टर पूरा मंगोलों के संदर्भ में है। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी थी, इनके साम्राज्य का निर्माण कैसा हुआ, अन्य राज्यों से इनके संबंध कैसे थे, और इनकी हम लोगों को विजय बतानी है। किसकी? तो मंगोलों की। ठीक है, चलिए परिचर्चा में खाना बदोश, समाज और राज्य निर्माण के संबंध में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हम लोग बात करें चौथा क्या कहता है? अनुभाग 3। ठीक है, बदलती परंपराएं। इनमें 3 वर्ग, 3 श्रेणियां हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें हम लोगों को मुख्यतः पश्चिमी यूरोप 13वीं से, आप लोग यहां पर देखोगे ना 13वीं से 16वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में आप लोगों को पश्चिमी यूरोप देखना है। यहां आप लोगों को 3 वर्गों में सामंती, ठीक है, सामंती समाज और अर्थव्यवस्था की चर्चा करनी है। राज्यों का गठन कैसा हुआ यहां पर पश्चिमी यूरोप में, यह देखना है। ठीक है, चर्च और समाज के बारे में आप लोगों को देखना है, चर्च और समाज के बीच में कैसे संबंध थे। ठीक है, सामंतवाद के पतन पर इतिहासकारों के विचार क्या हैं? कहां? पश्चिमी यूरोप के अंदर। तो बच्चों ये पश्चिमी यूरोप से संबंधित यह आप लोगों को चैप्टर देखने को मिलेगा। किसे? तो पश्चिमी यूरोप, और वहां पर सामंतवाद कैसे पनपा, कैसे उसका पतन हुआ। ठीक है, चर्च और समाज के बीच में किस प्रकार संबंध थे, इसी के ऊपर आप लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। अब बात करें चैप्टर नंबर 5 की। इसमें बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, मतलब 14वीं से 17वीं शताब्दी के यूरोप के विशेष संदर्भ में। कब से कब तक का बच्चे? 14वीं से 17वीं शताब्दी। वैसे आप लोगों को यहां बताऊं, ये जो काल रहा बच्चे, ठीक है, कौन सा? 14वीं से 17वीं। ठीक है, यूरोप के अंदर आप लोग देखोगे ना, विश्व इतिहास के अंदर इसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, रेनेसा का युग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां साहित्य एवं कला के नए विचार और प्रतिमानों का उदय होगा। पूर्ववर्ती विचारों के साथ साथ सह संबंध हम लोगों को देखने को मिलेंगे। पश्चिमी एशिया का योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है, परिचर्चा में यूरोपीय पुनर्जागरण के विचार की वैधता, ठीक है, पर इतिहास के दृष्टिकोण क्या रहे, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है। बच्चों यहां पुनर्जागरण का जो दौर रहेगा और पुनर्जागरण से लोग किस प्रकार से प्रभावित होंगे यहां पर, उसकी हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें आगे चल के आधुनिकरण की ओर, हम लोग अनुभाग 4 में बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है? तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 8वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है। किसके संदर्भ में? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 8वीं से 20वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में। इसमें आप लोग उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेश देखेंगे। मतलब उत्तरी अमेरिका जो है, ठीक है, मतलब वर्तमान का यूएसए, कनाडा, जो अमेरिकन कंट्रीज देखने को मिलती हैं छोटी छोटी, दूसरी भी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, वहां उपनिवेश कैसा पहुंचा, उपनिवेशवाद। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उपनिवेशवाद कैसा पहुंचा, इसकी सबकी आप लोगों को चर्चा करनी है। श्वेत उपनिवेशवादियों समाजों का गठन आप लोगों को यहां देखना है। स्थानीय निवासियों का विस्थापन और उनका दमन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहेंगी, चाहे वो डच हो, चाहे स्वीडिश हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे पुर्तगाली हो, जर्मन हो, डच हो। ठीक है, इन सब के आप लोगों को यहाँ देखना है, क्योंकि विश्व इतिहास में तो जर्मन भी रही, स्पेनिश भी रही, सारी कंपनियां थी, क्योंकि पूरे यूरोप का ही बोलबाला रहा। कब से कब तक? तो आप लोग देखोगे 14वीं से लेकर लगभग 20वीं शताब्दी तक आप लोग देखोगे तो इन्हीं कंपनियों का बोलबाला रहा यूरोप के अंदर। परिचर्चा क्या करना है? यूरोपीय उपनिवेशवाद का मूल निवासियों पर प्रभाव, इतिहासकारों के दृष्टिकोण पर परिचर्चा। अब बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो आधुनिकरण के रास्ते। इसमें पूर्वी एशिया के 19वीं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विशेष संदर्भ में आप लोगों को देखना है। जापान में सैन्यवाद कैसे बढ़ा, वहां का आर्थिक विकास कैसे हुआ, चीन और चीन का साम्यवाद। ठीक है, आधुनिकरण पर इतिहासकारों के विचार विमर्श।
ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा। अब बात करें चैप्टर नंबर 8। बच्चों चैप्टर नंबर 8 में मानचित्र संबंधी कार्य दिया गया है। क्या दिया गया है? यहां 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 2 अंक आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है। 1 अंक सहित उत्तर तथा 1 अंक सहित स्थान, ठीक है, निर्धारित है। ठीक है बच्चे, 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन 1 अंक सही उत्तर देने के लिए और 1 अंक होगा सही स्थान उसके लिए मैप में पुट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए मानचित्र कार्य स्थान पर 5 प्रश्न प्रत्येक 2 अंकों के रखे जाएंगे। तो बच्चों ये आप लोगों का कक्षा 11 का इतिहास का सिलेबस था। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आप लोगों को एक विशेष सूचना दे दूं बच्चों कि यह सिलेबस मेरे द्वारा आप लोगों को CUT हिंदी मीडियम जो चैनल है इस पे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। एक एक इसका मैं वन शॉट लेकर आऊंगा और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसको क्या करवा दिया जाएगा, समाप्त करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके वन शॉट लाऊंगा और लाइव सेशन में इसके मैं MCQ करवाऊंगा। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप लोगों को यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो 11वीं कक्षा के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बीच बीच में सर्च भी करते रहा करें कि अली सर ने क्लास डाल दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।